तो आज से हम यूरोप इतिहास चालू करने वाले हैं। ये क्या है, आपका 10वां का एनसीईआरटी इतिहास है, ठीक है। जिसमें इसका पहला चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। आज क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद हमें पढ़ना है, ठीक है। ये क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये क्या है, आपका पहला चैप्टर है। तो ये किस क्लास का है, तो ये आपका 10th क्लास का पहला चैप्टर यूरोप का राष्ट्रवाद है, जो क्या है, इतिहास का विषय है, ठीक है। इसे आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद है, तो पहले तो हम ये जानेंगे, अपना हमारा टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद है, ठीक है। तो हम समझें कि राष्ट्रवाद होती क्या है। हम क्या समझेंगे आज, कि राष्ट्रवाद होती क्या है, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद कहने का मतलब एक ऐसी भावना होती है, एक ऐसी भावना होती है जो अपने देश के प्रति लोगों में प्रेम जगाती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जो अपने देश के प्रति, जो अपने देश के प्रति लोगों में प्रेम जगाती है, ठीक है। मतलब कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जो लोगों को मजबूर कर देती है अपने देश से प्रेम करने के लिए। कह सकते हैं सीधे तौर पर कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जो लोगों को अपने देश से प्रेम करने के लिए मजबूर कर देती है, जो लोगों को देश से प्रेम करने के लिए क्या कहते हैं, मजबूर कर देती है। जैसा कि इसमें हम आगे जानेंगे कि क्या क्या इसमें भावना होती है, कैसे जो है लोग इस भावना, जब राष्ट्रवाद किसी देश में आता है या फिर जब राष्ट्रवाद किसी क्षेत्र में फैल जाता है, तो ये जो भावना है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, कैसे लोगों को अपने देश के लिए, हित के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है। कहने का मतलब राष्ट्रवाद की जब भावना लोगों में फैल जाती है, लोगों में जब राष्ट्रवाद की भावना जब उत्पन्न हो जाती है, तो लोग क्या कहते हैं कि अपने देश के हित के लिए सोचने लगते हैं, अपने देश के विकास के लिए सोचने लगते हैं, अपने देश को बचाने के लिए सोचने लगते हैं, ठीक है, दुश्मन देश से, ठीक है। राष्ट्रवाद कह सकते हैं एक प्रकार का देश प्रेम जगता है, ठीक है ना। राष्ट्र प्रकार क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद को हम सीधे तौर पर कह सकते हैं लोगों के दिल में अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए जब प्रेम जगता है, वही वही क्या होता है, राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। वही क्या होता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसा कि हम इसमें आगे अब पढ़ने वाले हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, आप लोग समझ लिए कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है ना। अब इसमें हम टॉपिक के अनुसार, ठीक है, समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो कह रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रवाद, कह रहा है कि राष्ट्रवाद आधुनिक आधुनिक विश्व की राजनीति जागृति का क्या है, प्रतिफल है। कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है, आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद क्या है, तो ये जो आधुनिक विश्व है, आधुनिक विश्व में जो है राजनीतिक जागृति है, राजनीति में जो क्या है, नई चरण चालू प्रारंभ हुआ, उसका ही प्रतिफल है। हमारे राजनीति में क्या है कि नई चरण प्रारंभ हुआ। नई चरण कौन सा प्रारंभ हुआ है, जनता का चरण। कहने का मतलब है कि अब क्या है, इससे देखिए पहले क्या होता था ना, आधुनिक युग से पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ का राजा कौन होता है, हमारे यहाँ का शासक कौन होता था, तो एक शासक राजा होता था जो क्या है कि अपने तलवार के बल पे, अपनी शक्ति के बल पे किसी भी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता था और क्या कहता था, वहां पर शासन करता था। आधुनिक युग से पहले का चीज था, मतलब आधुनिक युग कहें या फिर आधुनिक विश्व में, आज से आधुनिक युग से पहले क्या था कि एक बहुत बड़ा राजा होता था या फिर छोटा भी राजा होता था, वो अपनी शक्ति और तलवार के बल पे क्या करता था, अपनी शक्ति और तलवार के बल पे क्या करता था, किसी भी क्षेत्र को जीत लेता था और जीतकर वहां का राजा बन जाता था। और वो जो राजा होता था फिर वो उसका शासन चलने लगता था, और शासन जो है वंशानुगत हो जाता था। मतलब राजा का शासन क्या होता था, वंशानुगत हो जाता था। कहने का मतलब है आज जो शासक इस क्षेत्र को जीता है, ठीक है, और उस क्षेत्र को जीत कर जो राजा बन गया है, कल वो राजा जो है मान लेते हैं वो क्या, उसका बुढ़ावस्था आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका लड़का होगा, ठीक है ना। फिर जब उसका लड़का के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका पोता होगा। तो कहने का मतलब है राजा का शासन एक ऐसा शासन होता है जिसमें शासक जो होता है वंशानुगत नियुक्त होता है, जिसमें शासक जो होता है वंशानुगत तौर पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। आज पिता है, कल पुत्र होगा, कल उसका पोता होगा, ठीक है। तो इससे कहा जाता है क्या चीज, राष्ट्र क्या है, राजतंत्र कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है, राजतंत्र या फिर राजशाही व्यवस्था कहा जाता है। तो कह रहा है कि आधुनिक विश्व में जो राजनीतिक जागृति आया, ये राजनीतिक जागृति क्या था, ये जो राजनीतिक जागृति था, ये राजतंत्र से बाहर निकलना। ये राजनीतिक जागृति क्या चीज था, तो राजतंत्र से बाहर निकल करके अपने देश का शासक खुद चुना ही राजनीतिक जागृति आया था, ठीक है ना।
ये नई विश्व की राजनीति मतलब आधुनिक विश्व की राजनीति जागृति क्या चीज था कि राजा के शासन से बाहर निकलकर, क्या है, राजा के शासन से बाहर निकलकर अपना शासन अपने खुद के मत द्वारा चुनना ही क्या चीज था, एक नई राजनीति जागृति था। इसमें आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना, समाजवाद की स्थापना होता है, जैसा कि हम 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोगों ने कि आपका थे फ्रांस में क्रांति हुआ था। फ्रांस में जब क्रांति हुआ था, क्रांति के बाद फ्रांस में क्रांति क्यों हुआ था, क्योंकि वहां का एक राजा निरंकुश था। फिर वहां के निरंकुश राजा को हटा करके फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना किया गया था। तो जो फ्रांस में राजा शासन को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना किया गया, तो यही तो नई जागृति है। यही क्या हुआ, नई जागृति हुआ कि राजशाही को हटा करके लोकतंत्र को स्थापित किया गया। यही क्या है, नई जागृति है। भारत में क्या हुआ, भारत में पहले अंग्रेज का शासन था। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चला गया तो हमारे भारत में क्या हुआ, नया लोकतंत्र की स्थापना हुआ। तो भारत की राजनीति में नई जागृति आ गया। भारत की राजनीति में क्या आ गया, नई जागृति आ गया। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना। और कहीं कहीं क्या हमारे रूस में है, रूस में क्या हुआ, वहां के राजा को हटाकर वहां पर क्या साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित कर दिया। जो साम्यवादी शासन व्यवस्था क्या है, बहुत हद तक अच्छी मानी जाती है, बहुत, लेकिन लोकतंत्र इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन साम्यवादी शासन व्यवस्था भी जो राजतंत्र से अच्छी मानी जाती है, राजतंत्र से तो अच्छी मानी ही जाती है। तो कहने का मतलब है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो है आधुनिक युग की एक राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, आधुनिक युग की एक राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ लिख रहा है आपका क्या कि आधुनिक विश्व में क्या है, राजनीतिक जागृति क्या है, मतलब क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, आधुनिक विश्व में राजनीतिक जागृति का प्रतिफल था। कहने का मतलब कैसे प्रतिफल हुआ कि राजनीतिक जागृति आया तो राष्ट्रवाद कैसे आ गया। तो देखिए, राजनीतिक जागृति यहाँ पर आया और राजा के शासन को खत्म किया और लोकतंत्र स्थापित किया। देखिए, राजा के शासन को खत्म किया और लोकतंत्र स्थापित किया, दोनों को करने वाला कौन है, जनता है। ठीक है ना, तो जनता में ही तो राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है। जनता में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ तब ही तो राजा के शासन को खत्म करके क्या किया कि राजतंत्र को स्थापित थी, क्या लोकतंत्र को स्थापित किया। क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता अपने मत से अपना राजा चुनती है। जनता, लोकतंत्र शासन व्यवस्था में क्या होता है, जनता अपने मत से अपना मतलब अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को मतलब अपने बीच से किसी एक व्यक्ति को अपना राजा बना देती है। ठीक है ना, और वो क्या कहती है, अपने देश में उसको शासन करने के लिए एक पद पे नियुक्त कर देती है, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति का पद हो गया। ठीक है ना, देखिए इसमें कहा जाता है कि जनता में ही राजनीतिक जागृति आया। कहने का मतलब जनता में राजनीतिक जागृति आने का मतलब क्या हुआ, जनता को अपने देश के प्रति प्रेम जगा। जनता को क्या है कि अपने देश के प्रति प्रेम जगा और उसको लगा कि अब जो है हमें ना अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को और विकास करने के लिए राजा के शासन को खत्म करना है और यहाँ पर क्या लाना है, लोकतंत्र लाना है। राजा के शासन को खत्म करना है और क्या लाना है, लोकतंत्र लाना है। तो देखिए यहाँ पर राजनीतिक जागृति पहले आया, फिर क्या आया, जनता में राष्ट्रवाद आया। और फिर जब राष्ट्रवाद आया तो ये दुनिया के नक्शा को बदल दिया। कहने का मतलब पूरा दुनिया में क्या आ गया, राजतंत्र को खत्म करके आ गया, आपका लोकतंत्र आ गया। ठीक है ना, और ये क्या हो गया, आपका राजनीतिक जागृति के प्रतिफल था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं क्या है आगे में। ठीक है, तो कि जो राष्ट्रवाद के आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, यह एक ऐसी भावना है, कौन, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कह रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, कह रहा है कि जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक होती है। कहने का मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक मतलब कहने का मतलब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में। ठीक है, फिर सांस्कृतिक का मतलब होता है कि अब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होंगे, उनकी अपनी संस्कृति होगा। ठीक है, अब क्या है कि क्षेत्र में एक क्षेत्र के लोगों का अलग संस्कृति है, दूसरे क्षेत्र के लोगों का अलग संस्कृति है। ठीक, संस्कृति सभ्यता। ठीक है, संस्कृति क्या होता है, जैसे आपका भगवान अलग है, किसी और क्षेत्र में रहते हैं उनका भगवान अलग है, आपका त्योहार कुछ अलग है, उनका त्योहार अलग है, आपका खान पान अलग है, उनका खान पान अलग है, आपका पहनावा ओढ़ावा अलग है, किसी और लोगों का क्षेत्र का पहनावा ओढ़ावा अलग है। इसी को तो क्या कहते हैं, संस्कृति। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश, ठीक है ना, क्या कर रहा है, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक होता है। कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, संस्कृति एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता स्थापित करता है। एकता स्थापित करने का मतलब क्या होता है, यह राष्ट्रवाद की जो भावना होता है वो कहता है कि आप सब लोग मिलकर रहिए,
ये क्या कहता है, आप सब लोग क्या मिलकर रहिए, आप क्या है एक हैं, ठीक है ना, आपकी संस्कृति एक है, आपकी समाज की व्यवस्था एक है, आप सब लोग क्या हैं एक ही कुल के हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक राष्ट्रवाद की भावना जगाती है, लोगों में एकता स्थापित करती है। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में मतलब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश के लोगों में क्या है एकता स्थापित करता है। और या तो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में या फिर उस क्षेत्र के सामाजिक संस्कृति में रहने वाले लोगों में क्या है एकता स्थापित करता है। मान भारत है, तो भारत में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति है। कहने का मतलब है उत्तर भारत की अलग संस्कृति है, दक्षिण भारत की अलग संस्कृति है। देख सकते हैं आपका उत्तर भारत में अगर बिहार है तो बिहार में छठ पूजा एक महान पर्व है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में छठ पूजा एक महान पर्व के तौर पर मनाया जाता है। वही देख सकते हैं कि आप दक्षिण भारत में छठ पूजा नहीं मनाया जाता है, ठीक है। आप असम में चल जाइए, वहाँ का एक अलग त्यौहार है, जो त्यौहार असम मनाया जाता है वो भारत में नहीं मनाया, इधर बिहार में नहीं मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल का अलग, उड़ीसा का ये त्यौहार है, जो त्यौहार उड़ीसा मनाया जाता है वो क्या बिहार में नहीं मनाया जाता। तो कहने का मतलब भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में क्या है अलग अलग त्यौहार है, लेकिन अलग अलग त्यौहार होते हुए और क्या उनका रहन सहन भी अलग अलग, उनका पहनावा और हवा भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी क्या है भारत में एकता है। एकता कहने का मतलब है सब लोग क्या है अपनी अलग अलग संस्कृति अलग अलग सभ्यता को रखते हुए क्या है आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। आप बिहार का व्यक्ति उड़ीसा चल जाता है, ऐसा नहीं कि बिहार के व्यक्ति को वहां से भगा देता है, क्या कहता है वो मिलजुल कर रहते हैं लोग, ठीक है ना। जो यहाँ से काम करने वाले लोग या मुंबई चल गए, मद्रास चल गए, गुजरात चल गए, तो क्या वहां से उन लोगों को भगा देता है, नहीं, वहां पर लोग जाते हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अपने देश के विकास के लिए काम करते हैं। ये काम ये क्यों कर पाते हैं, एक जो काम है या ये जो एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाकर निवास करते हैं, वहां पर कार्य करते हैं और देश के विकास में योगदान देते हैं, क्यों देते हैं, ये इसीलिए देते हैं क्योंकि मानते हैं कि ये पूरा देश हमारा है, क्योंकि ये इसीलिए देते हैं, मतलब ये इसीलिए एक साथ मिलकर रहते हैं, इनमें एकता है, क्योंकि मानते हैं क्या है कि ये पूरा देश हमारा है। ये पूरा देश हमारा है ये क्यों मानते हैं, क्योंकि इनमें राष्ट्रीयता की भावना है, इनमें राष्ट्रवाद की भावना जग गया है, क्योंकि इनमें जो है राष्ट्रवाद की भावना जग गया है। और ये जो है पहले विभिन्नता धर्म जाति लिंग के आधार पर विभिन्नता से अलग होकर क्या है ये अपने देश को देखते हैं, पहले अपने देश को देखते हैं फिर धर्म जाति को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग समझ गए हो कि राष्ट्रवाद की भावना क्या होता है। अब क्या समझ गए हो कि आप लोग की राष्ट्रवाद की भावना क्या होता है। अब आगे समझते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में के पूर्ण जागरण आंदोलन से शुरू हुआ। कहा जाता है कि कब ये राष्ट्रवाद की भावना जगा, ठीक है ना। आखिर जो राष्ट्रवाद की भावना है आखिर जगह के कब तक, कह रहा है कि जब यूरोप में पूर्ण जागरण हुआ था। पूर्ण जागरण का मतलब है एक बदलाव, ठीक है, एक नई बदलाव। कहने का मतलब यूरोप में क्या बदलाव हुआ था, तो वहां पर राजा के शासन को खत्म करके क्या किया गया था कि जनता का शासन स्थापित किया गया। तो वहां पर राजा के शासन को खत्म करके जनता के शासन स्थापित किया गया था, ठीक है ना। ये जो बदलाव हुआ राजा को खत्म करके जनता के शासन स्थापित करना, ठीक है, इसी को क्या कहा गया पूर्ण जागरण कहा गया, इसी को क्या कहा गया पूर्ण जागरण कहा गया। इसी पूर्ण जागरण में क्या किया कि राष्ट्रवाद की भावना जगा। इसी पूर्ण जागरण में क्या हुआ राष्ट्रवाद की भावना जगा। राष्ट्रवाद की भावना जगा तभी तो राजा के शासन को खत्म करके अपने देश में जनता ने अपना शासन मतलब जनता के शासन स्थापित किया। परंतु कहा रहा है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुआ। लेकिन कह रहा है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद जगा था, यूरोप में जब पूर्ण जागरण आया था वो तो था ही राष्ट्रवाद को जगाने के लिए। फिर क्या हुआ कि यूरोप में ही एक देश पड़ता है फ्रांस। फ्रांस में क्या हुआ था फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। क्यों हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, तो वहां का जो राजा था निरंकुश राजा था, ठीक है, उस निरंकुश राजा को पद से हटाकर क्या किया गया था वहां पर लोकतंत्र का स्थापना किया गया था। कब 1789 में। पूछेगा फ्रांस में क्या हुआ था। अब फ्रांस में लोकतंत्र, फ्रांस में जो है राष्ट्रवाद को भावना को जगाने के लिए इसका योगदान कैसे है, ठीक है ना। तो फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस के लोगों ने 1789 में अपने राजा को पद से हटा करके वहां पर एक जनता के शासन स्थापित किया था जिसे लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। और वहां पर जब जनता के शासन स्थापित हुआ तो पूरे दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों में क्या हो गया एक मतलब कि कह सकते हैं एक आंदोलन जैसा फैल गया, एक क्रांति फैल गया कि हमें भी जहां जहां मतलब राजा का शासन था वहां के लोगों में एक क्या हो गया कि क्रांति जैसा फैल गया कि हमें भी जो है ना अपने देश के राजा को हटाकर कि यहाँ लोकतंत्र लाना चाहिए और जनता का शासन लाना चाहिए। हमें भी क्या है अपने अपने देश में राजा को हटा करके जनता का शासन लाना चाहिए। इससे क्या हुआ कि भारत देखिए दुनिया में जो राष्ट्रवादी भावना कैसे मतलब कि पनपा, ठीक है ना। तो पहला कार्य था कि यूरोप का पूर्ण जागरण आंदोलन था और दूसरा कार्य था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति,
ठीक है। फिर कहा कि 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत और आक्रामक रूप ले लिया था, ले लिया। इसी कारण जो है क्या यह थेस्ट और परिणाम भी युगांतरकारी रहा। और कह रहा है कि 1789 के बाद मतलब कहने का 1789 में और उसके बाद कहने का मतलब 19वीं सदी में क्या है, 19वीं सदी मतलब वही 1800 ईस्वी में, ठीक है ना। मतलब 1789 के बाद जब 1800 ईस्वी आया मतलब 19वीं सदी आया, ठीक है ना। तो 19वीं सदी में क्या है कि यह और आक्रामक हो गया। और आक्रामक का मतलब हो गया कि जितनी दुनिया के जितने भी देश थे, दुनिया के जितने भी देश थे जहां पर राजा का शासन था, जहां पर राजा का शासन था, वहां के लोगों में क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना जग गया। वहां के लोगों में क्या हो गया, राष्ट्रवाद की भावना जग गया। वहां के लोगों ने क्या किया, अपने राजा को गद्दी से हटाया। मतलब जो राजा निरंकुश थे उस निरंकुश राजा को गद्दी से हटाया। गद्दी से हटाकर क्या किया कि वहां पर अपनी शासन, कहने का मतलब जनता का शासन स्थापित किया, जिसे लोकतंत्र कहते हैं या फिर समाजवाद कहते हैं या फिर समाजवाद, ठीक है ना। या तो लोकतंत्र को स्थापित किया या फिर समाजवाद को स्थापना किया, ठीक है ना। तो दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं जो क्या किया कि 19वीं सदी में लोकतंत्र या तो लोकतंत्र को स्थापना किया था या फिर समाजवाद को स्थापना किया था। ये इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया में राष्ट्रवाद की भावना जग गया था, क्योंकि दुनिया में राष्ट्रवाद की भावना जगा था। अपने देश को के प्रति प्रेम था, अपने देश को बचाने का, अपने देश को निरंकुश राजाओं से बचाने के प्रति प्रेम था, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि दुनिया में राष्ट्रवाद की भावना जगा। अब परिणामतः क्या होगा, युगांतरकारी युग आए थे। युगांतरकारी मतलब क्या होगा, युगों में परिवर्तन, मतलब युगांतरकारी मतलब युग बदलने वाला, ठीक है। ये क्या होगा, एक युग खत्म हुआ और एक नया युग आया। कहने का मतलब युगांतरकारी का मतलब होता है एक राजा का युग खत्म होकर किसका युग आया, तो एक लोकतंत्र मतलब जनता का युग आया। ठीक है, युगांतरकारी का मतलब क्या होगा, मतलब एक राजा का युग खत्म करके क्या आया, एक जनता का युग आया, ठीक है ना, जब राष्ट्रवाद की भावना जगा। अब कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास, क्या कर रहा है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण ने क्या महत्वपूर्ण योगदान निभाया। कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए पहला तो फ्रांस की क्रांति बतला दिए कि कैसे मतलब योगदान निभाया। और क्या, नेपोलियन के आक्रमण, नेपोलियन के आक्रमणों ने क्या किया, आक्रमण ने अपने देश में राष्ट्रीयता की भावना जगाया, ठीक है। नेपोलियन के आक्रमण ने क्यों, क्योंकि नेपोलियन के आक्रमण किया, ठीक है ना। तो सब देश जो अलग अलग भागों में बटे हुए थे, सब देश जो आपस में रहते थे अलग अलग भागों में बटे हुए थे, नेपोलियन क्या कहता था कि आया था आकर सभी देशों को जीतना चालू कर दिया, सभी देशों को जीतना चालू कर दिया, ठीक है ना। जितना चालू किया था, वहां के जनता अपने अपने देश को बचाने के लिए वहां के अन्य देश जो है मिलकर क्या किए, नेपोलियन का सामना किए, ठीक है ना। इस तरह से अब देखिए, वो नेपोलियन से बचने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, तो अपने देश का तो कब बचाएगा, जब उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगेगा। तो नेपोलियन के आक्रमण ने भी क्या किया कि जनता में राष्ट्रवाद को की भावना को जगाने का काम किया, उनको देश के प्रति प्रेम जगाया कि अगर नेपोलियन का कब्जा, अगर नेपोलियन के अंदर में हमारा राज आ जाएगा तो हम किसी के अधीन हो जाएंगे, हम क्या है किसी के अधीन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए इनमें क्या राष्ट्रवाद की भावना जगा और इन्होंने मिलकर नेपोलियन का सामना किया। इन्होंने क्या किया, आपस में मिल करके मतलब एकता के साथ मिल करके नेपोलियन का सामना किया। फ्रांस की क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दी। कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका जो है फ्रांस की क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर, अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर करने का मतलब होता है कि वहाँ फ्रांस की जो क्रांति था कुछ वर्गों में सीमित था, कुछ वर्गों में सीमित था, ठीक है ना। जो कुछ वर्ग में कहने का मतलब है वहाँ पर जो पैसे वाले, जो वहाँ बिजनेसमैन है, कहने का मतलब फ्रांस की क्रांति में सब लोग शामिल नहीं थे, कुछ कुछ वर्ग जो है थे शामिल थे। जैसे कोई पढ़ा लिखा वर्ग है, जो पैसा वाला वर्ग है, वही सिर्फ क्या था, शामिल था, ठीक है। तो कहने का मतलब उन लोगों से बाहर निकालकर कहाँ किया, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु ही बना दी। क्या बना दिया, सड़क और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। क्या बना दिए, सड़क और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया, मतलब अखबारों और सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। कहने मतलब है कि जो क्रांति कुछ लोगों में सीमित था, ठीक है, जो क्रांति क्या चीज था यहाँ पर, जैसा कि वो कह रहा है कि जो फ्रांस की क्रांति राजनीति अभिजात वर्गीय परिवेश में सीमित था, वो क्या हो गया कि अब सड़क और क्या अखबार और सड़कों के सर्वसाधारण वस्तु बन गए। कहने का मतलब वो क्रांति कहाँ आने लगा, अब अखबारों में छपने लगा, अब सड़कों में प्रदर्शन के रूप में दिखने लगा, ठीक है ना। अब बताइए अखबारों में छपने वाला क्या है, तो अखबार में छपेगा तो लोगों तक पहुंचेगा, वहां मतलब छोटे से छोटे वर्ग के लोग, मतलब क्या गांव से गांव, मतलब कहीं भी जो भी लोग रहते हैं, शहर से दूर रहते हैं, उनको ही पता चलेगा कि हमारे देश में क्रांति हो गया, वो भी क्या करें, क्रांति में साथ देंगे,
ठीक है, अपने देश के को स्वतंत्र करने के लिए क्या करेंगे, लड़ाइयां लड़ेंगे। और क्या किया गया, सड़कों और सर्व साधारण की वस्तु बना दिया। फ्रांस क्रांति में क्या बना दिया गया, सड़क और सर्व साधारण की वस्तु बना दिया। कहने का मतलब अब जो आंदोलन होने लगा, कहाँ, रोडों पर होने लगा, रोड जाम करने लगे लोग, क्या है कि आंदोलन करने लगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति ने इस तरह से क्या है, आपका यहाँ पर क्या लिख रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर करके सड़कों, अखबारों और सर्वसाधारण की वस्तु बनाया। जो राजनीति पहले क्या चीज था कि किसी एक व्यक्ति पे, मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति या फिर पैसे वाले व्यक्ति के पास सीमित था, उस राजनीति में अब क्या है, निम्न वर्ग के लोग, मतलब गरीब लोग भी क्या भाग लेने लगे। कौन लोग भाग लेने लगे, गरीब लोग भी भाग लेने लगे। क्योंकि गरीब लोग कैसे भाग लेने लगे, क्योंकि जो पत्रकारिता अखबार में जब छपा, अखबार में छपने के बाद लोग जाने, गांव के लोग जाने, गरीब लोग जाने, फिर क्या है कि सर्वसाधारण की वस्तु बन गई, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बन। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है लोग जो सड़कों पर प्रदर्शन करना चालू कर दे, कौन लोग, जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, ठीक है। और यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। और कहा है कि यूरोप के कई राज्यों में जो है नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। और नेपोलियन ने जर्मनी, इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनैतिक रूप प्रदान किया। नेपोलियन ने कहा किया कि जर्मनी और इटली को भौगोलिक नाम की, देखिए, राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उससे वास्तविक और राजनैतिक रूपरेखा प्रदान किया। उसे क्या किया, वास्तविक और राजनैतिक रूपरेखा प्रदान किया, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि नेपोलियन जो था, मतलब कहने का मतलब सिर्फ मतलब जो लोगों को जीत रहा था, राज्यों को जीत रहा था, वो क्या कर रहा था, इस सब के एकीकरण कर रहा था। देखिए नेपोलियन जब किसी क्षेत्र को जीतेगा तो क्या करेगा, सभी को अपने में मिलाना चाहेगा। ठीक है। तो जब नेपोलियन जब क्या क्षेत्र को जीता तो इटली और जर्मनी को जो है एकीकरण करना प्रारंभ किया। करने में इटली और जर्मनी का तो बहुत सारे राजाओं में बटा हुआ था, इसका क्षेत्र था बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था इटली और जर्मनी। इसको कहा किया कि पूरा राज्यों को मिलाकर एक जर्मनी, पूरे राज्यों को मिलाकर के एक इटली बनाया। ठीक है। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण प्रारंभ कौन किया, आपका नेपोलियन ने किया, क्योंकि पूरे क्षेत्र पर कब्जा कौन किया था, नेपोलियन करने वाला था, मतलब नेपोलियन धीरे धीरे कर रहा था। ठीक है। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांस की प्रभुता एवं अधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति विक्षोभ भी जगा। ठीक है ना। अब क्या है कि दूसरे देखे, जैसा बताया नेपोलियन अगर इटली और जर्मनी का एकीकरण कर रहा है तो कुछ गलत काम भी कर रहा था। वो गलत काम क्या कर रहा था, दूसरी तरफ नेपोलियन की नीति, नेपोलियन की जो खराब नीतियां था, ठीक है, उसके कारण जो है फ्रांस की प्रभुता मतलब फ्रांस प्रभुता क्या होता है, प्रभुता मतलब किसी भी देश को खुद फैसला लेने का अधिकार होता है, उसे प्रभुता कहते हैं। प्रभुता का मतलब होता है किसी भी देश, किसी व्यक्ति को अपने फैसला अपना खुद लेने का अधिकार प्रभुता कहा जाता है। नेपोलियन ने क्या किया था कि फ्रांस की प्रभुता पर हमला किया, उसमें मतलब उसको उसके देश के लिए फैसला अगर वो कहता था तो उसमें हस्तक्षेप कर देता था। ठीक है। तो प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति की का विरोध, देशभक्तिपूर्ण विरोध है, विक्षोभ जगह। कहने का मतलब है यूरोप में क्या हो गया, ये जो आपका फ्रांस में क्या हो गया कि देशभक्ति की भावना जगा, और यूरोप में क्या हो गया कि देशभक्ति की भावना जगा। ठीक है। और नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुए। और क्या हुआ कि जब फ्रांस में प्रभुता मतलब अपनी शासन को की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए, ठीक है, दूसरे के हस्तक्षेप से अलग बाहर निकलने के लिए और अपने देश के अधिपत्य को अपने हाथ में लेने के लिए, दूसरे के अधिपत्य से बाहर निकलने के लिए देशभक्ति क्या हुआ, उनमें भावनाएं जागा। फिर क्या कि उन्होंने नेपोलियन की सामना की, नेपोलियन से युद्ध किए। फिर क्या नेपोलियन का पतन हो गया, नेपोलियन का हो गया पतन हो गया। और जब नेपोलियन का पतन हो गया, ठीक है, तो यूरोप की जितनी भी विजय शक्तियां थी, जो भी युद्ध में भाग लिए थे नेपोलियन के विपक्ष में, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, ऑस्ट्रिया में मीटिंग किया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्या है 1815 में एकत्र हुए। कहाँ हुए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुए, मतलब कि एकजुट हुए, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। कहने का मतलब इनका उद्देश्य क्या था, यूरोप में उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जो नेपोलियन के आने से पहले था। जो नेपोलियन जो आया था, यूरोप की जो व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था, तो उस व्यवस्था को फिर से लागू करना, जो व्यवस्था को नेपोलियन खत्म कर दिया था, उस व्यवस्था को फिर से लागू करना ही वियना सम्मेलन का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। वियना सम्मेलन, इसको मैप को हम बाद में देखते हैं।
उससे पहले हम यहाँ पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यूरोप में जो व्यवस्था पहले था उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करना, मतलब जो नेपोलियन के आने से पहले जो व्यवस्था था यूरोप में, फिर पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना ही क्या था, नेपोलियन जो वहाँ वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। परंतु परंतु क्या कर रहा है कि इसमें भाग लेने वाले क्या है, राजनयिक इस बात को देखकर क्या है, हाँ, देख सकने में असमर्थ थे कि राजतंत्र और राष्ट्रवादी नई शक्तियां का क्या है, राजनीति निर्धारण करने के लिए नई तत्वों के रूप में उभर रही है। लेकिन क्या कह रहा है कि लेकिन परंतु क्या है, वहां इसमें भाग लेने वाले राजनीतिक, इसमें जो भाग लेने वाले राजनयिक थे, मतलब जो भी देश थे, इस बात को देख सकने में असमर्थ थे। मतलब जो भी देश उसमें भाग लिए थे वो इस बात को नहीं देख पा रहे थे कि राजतंत्र एवं राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति में को निर्धारित करने के नए तत्व के रूप में उभर रही है। कहने का मतलब वहां पर राजतंत्र फिर से उभर रहा था और वहां पर राष्ट्रवाद की नई शक्तियां जन्म ले रही थी। ठीक है ना, वहां पर एक तरफ तो राजतंत्र उभर रहा था, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की नई शक्तियां जन्म ले रही थी। ठीक है ना। तो हम जो है ना आज ये इतना ही रुकते हैं। ठीक है ना, इससे आगे जो हम अगले क्लास में करेंगे, इससे आगे क्या है हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो क्या है जो आपका क्लास जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कल आज हम यहीं तक रोकते हैं। ठीक है, कि एक वियना सम्मेलन हुआ था जो 1815 में हुआ था। ठीक है ना, और उस सम्मेलन में क्या हुआ था कि सम्मेलन किसके द्वारा किया गया था, तो यूरोप के विजयी शक्तियों द्वारा किया गया था। किससे विजय प्राप्त किया था इन लोगों ने, तो नेपोलियन से विजय प्राप्त किया था। कौन, यूरोप के लोग। ठीक है ना, यूरोप के जो देश थे उन्होंने क्या नेपोलियन से विजय प्राप्त किया था। जब फ्रांस हो गया, ठीक है, ये लोग देश थे, मतलब विजय प्राप्त करके क्या वियना सम्मेलन किए थे। अब वियना सम्मेलन में क्या था कि दो शक्तियां उभर रही थी जो वहां के जो देश थे देखने में असमर्थ थे, देख नहीं पा रहे थे। वो दो शक्तियां कौन था, एक जनतंत्र था और क्या था, राष्ट्र जनतंत्र। हाँ, हम पीछे बता दिए हैं, क्या राजतंत्र बता दिए, मिस्टेक हो गया। ठीक है ना, जो जनतंत्र था और राष्ट्रवादी नई शक्तियां था। जनतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, और राष्ट्रवाद क्या होता है, मतलब अपने देश के प्रति प्रेम। ठीक है ना, जो जनतंत्र क्या होता है, जनता का शासन, और राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगना। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब एक लोकतंत्र की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। कहने का मतलब क्या है, एक लोकतंत्र की स्थिति जो है उत्पन्न हो रही थी। तो अगले क्लास में हम जानेंगे कि 1815 के जो वियना सम्मेलन हुआ था उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, तो आज हम अपने क्लास को यह समाप्त करते हैं।